नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज़ में, जिसमें हम लगातार पिछले कुछ सालों के यूपीएससी, यूपीपीएससी और बिहार पीसीएस के जो हमारे ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र और उससे संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मैप बेस। तो अगर हम मैप बेस की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे यूपीएससी 2017 में। तो जो सबसे पहली प्लेस है जिसमें हमसे कुछ 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन मांगा गया है फिजिकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल और इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कल्चरल बेसिस पे। तो सबसे पहले हम्पी ये सबको पता है कि ये कर्नाटक की बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है। कर्नाटक में इसकी लोकेशन है और बेलारी वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये लोकेटेड है। साथ ही साथ अगर देखें तो इसको डेवलप करने का जो मेन क्रेडिट है वो हरिहर वन को जाता है। और प्रेजेंट टाइम पे जो यूनेस्को है उससे इस साइट को सर्टिफाइड भी किया जा चुका है। और ये विजयनगर एम्पायर की बहुत इम्पॉर्टेंट साइट रही है और कैपिटल भी रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जो हमारी हम्पी है ये तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर है और यहीं पर हमें मिलेगा विरूपाक्ष टेम्पल, वो भी इसी की एक बहुत बड़ा स्पेशल फीचर है। तो ये हमारे पास हम्पी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जो हमसे हैवलॉक आइलैंड के बारे में पूछा गया। तो अगर हम हैवलॉक आइलैंड को देखें तो इसको ये जो है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइलैंड है। इसको 2018 में अगर हम देखें तो इसको स्वराज का नाम भी या स्वराज आइलैंड का नाम इसको दिया गया है। फिर अगर हम बात करें स्वराज, तो स्वराज ये जो दिया गया है ये सुभाष चंद्र बोस का जो स्वराज का इस्टेब्लिशमेंट था ये उससे रिलेटेड है और इसीलिए इसका नाम स्वराज कर दिया गया। फिर अगर हम देखें थर्ड वन तो लूनी रिवर हम सबको पता है कि ये राजस्थान के अरावली के वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती है, कुछ राजस्थान के रीजन में से होते हुए और गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें अगर जो कच्छ रीजन है वहाँ पर जाकर ये मर्ज हो जाती है, या फिर ये कहा जाता है इसके बारे में कि वहाँ से वो डिसअपियर हो जाती है जो उसका डेजर्ट रीजन है। फिर अगर हम बात करें फोर्थ तो दरिंगाबडी एक उड़ीसा में जो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है और इसको उड़ीसा ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, कश्मीर ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें फिफ्थ वन यानी कि दूध सागर वाटरफॉल्स, तो देखें ये जो है हमारा वाटरफॉल ये हमारा सिचुएटेड है जो हमारी गोवा है उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है मांडोवी। तो उस मांडोवी रिवर पर हमारा ये सिचुएटेड है या फिर ये मांडोवी रिवर से ये बनता है। इसको सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है, जैसे कि आप इसका हिंदी नाम देख रहे हैं तो दूध सागर, तो इसे सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। और इसकी हाइट जो है वो अराउंड 310 मीटर के आसपास बताई गई है। जो इसकी विड्थ है वो 30 मीटर के अराउंड बताई गई है। और अगर हम बात करें तो जो भगवान महावीर सेंचुरी है उसमें ही ये लोकेटेड है।
और एक हमारा मॉलन नेशनल पार्क है, वो भी कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर इसी में ही मिलता है, और जो लोकेशन है वो मैंने आपको बताई। तो ये हमारे पास कुछ इन प्लेसेस से जुड़ा डिस्क्रिप्शन है। बार बार मैं आपसे एक ही बात कहा हूँ और मैं कहता भी हूँ कि आप अपने करंट में जो प्लेसेस हैं जो हाईलाइट हो रही हैं, उनके ऊपर न्यूज़ बन रही है, उनको आप ज़रूर कंपाइल करते रहिए और उनकी इन्फॉर्मेशंस को देखते रहिए। तो वो आपको पीटी एग्ज़ाम में भी मदद करेगी और मेंस में तो आपको फिर जो ये टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो अब देखते हैं अपनी इन प्लेसेस को मैप पे कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो अगर हम इस मैप पे अपनी इस साइट को लगाते हैं तो सबसे पहले तो जो हमारी फर्स्ट साइट है जिसके बारे में, तो जो फर्स्ट साइट है हम्पी, वो हमारा करीब यहाँ कहीं लोकेटेड है कर्नाटक में। फिर अगर हम बात करें जो हमसे हैवलॉक के बारे में पूछा गया, तो हैवलॉक हमें यहाँ कहीं मिलेगा। फिर अगर हम बात करें लूनी रिवर, तो लूनी रिवर कुछ ऐसे ओरिजिनेट होते हुए यहाँ तक ऐसे आ जाएगी। फिर अगर हम बात करें दरिंगावड़ी की, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा। फिर अगर हम बात करें मांडोवी, जो हमारा दूध सागर वाटरफॉल है, वो हमारा कुछ यहाँ बॉर्डर पे मिलेगा। तो अगर आप देखें तो नॉर्दर्न कर्नाटका का वो रीजन है जहाँ पर हमें ये मिलता है। तो ये तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी इनसे जुड़ी। साथ ही साथ अगर मैं और एक इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ग्रुप है, तो जो हमसे हैवलॉक के बारे में कहा गया वो हमें यहाँ मिलेगा। तो अपर अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, और फिर लोअर, अपर मिडिल और फिर लोअर, फिर हमारे पास निकोबार रीजन यानी कि ग्रेट निकोबार, और फिर ये डाउनवर्ड रीजन। तो ऐसे कुछ हमारे पास अंडमान निकोबार का जो एक्सपेंशन है वो मिलता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये और ये जो दो लाइनें, ये हमारे पास अंडमान, फिर उसके नीचे की बात करें अगर तो निकोबार रीजन, और हैवलॉक मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैप बेस्ड था, उसको हमने डिस्कस किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जीव मंडल की प्रकृति का एक विवरण दीजिए। तो अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमसे बात की जा रही है बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर जो होगा एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास लिथोस्फीयर यानी कि कुछ भाग स्थलमंडल का कवर करेगा। फिर अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो कुछ हमारा पार्ट हाइड्रोस्फीयर जलमंडल का होगा और कुछ पार्ट हमारे पास एटमॉस्फेयर का होगा। यानी कि इन तीनों का जो मर्जेंस होगा वो एक बायोस्फीयर कहलाएगा। तो बायोस्फीयर एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो जिसको हम जो अपने एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सस्टेन होने के लिए हम एक एसेंशियल मानते हैं। यानी कि अगर इन तीनों सिस्टम्स को हम मर्जेंस नहीं देखेंगे तो बायोस्फीयर डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं पे डेवलप होता हुआ नहीं मिलेगा। तो बायोस्फीयर के बारे में बात की गई है। अब बायोस्फीयर में ये तीनों सिस्टम हैं जो आपस में इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, तो जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनऑर्गेनिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट है जैसे कि लैंड है, एयर है, वाटर है, एनर्जी है, सोलर है, जियोथर्मल एनर्जी है। तो यह सब एक दूसरे से आपस में साइक्लिक मैकेनिज्म से इनपुट और आउटपुट देते हुए बायोस्फीयर में जुड़े होते हैं। अब बायोस्फीयर के बारे में अगर बात करें तो इसको एक ओपन सिस्टम माना जाता है, क्योंकि जो ये ओपन सिस्टम है इसमें एक सबसे बड़ा ये कि जो हमारी सन की एनर्जी है वो हमारे अर्थ पर या फिर इस बायोस्फीयर के रीजन में पहुंचती है। तो जब कभी भी एनर्जी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है तो हम उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बायोस्फीयर से जुड़ी इंफॉर्मेशन है जिसको हम अपने एक इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यह सब एक दूसरे से जो मैकेनिज्म जुड़े हैं तो ये डायरेक्टली,
इनडायरेक्टली एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। कई सारे साइकिल्स होते हैं जो यहाँ पर वर्क करते हैं, जैसे वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सेडिमेंट्स का साइकिल, न्यूट्रिएंट्स का आना, डिकम्पोज होना। तो ये सब कुछ जो हमने देखा ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? बायोस्फीयर में। और बायोस्फीयर में कैसे बहुत सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिंक होते हैं और कैसे एक दूसरे के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे बताया। अब वो ये कहता है कि अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जीवमंडल की प्रकृति का एक विवरण दीजिए। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक इकोसिस्टम। तो जो बायोस्फीयर है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का। और इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोस्फेरिक इकोसिस्टम, यानी कि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स हैं, स्टेबिलिटीज़ हैं, वो सब के सब एक मिल के बनेंगे हमारे इकोसिस्टम के डेफिनेशन में। तो अगर हम इकोसिस्टम को देखते हैं तो इकोसिस्टम हमारा जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर हमें खूब सारे स्पेशीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हुए दिखते हैं, तो इसको हम एक इकोसिस्टम मानते हैं। तो अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन को ब्रीफ करें तो हम यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और वर्ड टू वर्ड हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं और इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। और ये जो क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पर मिला है, ये क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये एनसीईआरटी में 9th 10th में आपको ये सारी डेफिनेशंस और रिलेशंस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ हम अपना सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम 3rd की बात करें, स्टेट द यूनिकनेस ऑफ द यूरेशियन स्टेपी बायोम। तो जो बायोम है यूरेशियाई स्टेपी बायोम की अद्वितीयता को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमसे यूपीएससी 2014 में पूछा गया, तो देखते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोम। तो बायोम है क्या? जैसे कि अगर आप देखें, बायोस्फीयर एक ब्रॉड कंसेप्ट है। उस बायोस्फीयर में भी अगर हम देखें तो वो एक इकोसिस्टम के तौर पे रिप्रेजेंट होता है, जो एक दूसरे से बहुत सारे चेन्स और साइकिल्स, जैसे कि फूड साइकिल, फूड चेन वगैरह, उनसे वो कनेक्टेड होता है। फिर अगर हम बायोम्स की बात करते हैं तो एक आई.जी. साइमोंस हैं, आई.जी. साइमोंस, उन्होंने जो एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने ये कहा, द मोस्ट एक्सटेंसिव इकोसिस्टम यूनिट विच इज़ कन्वीनियंट टू डेजिग्नेट इज कॉल्ड बायोम। यानी कि कोई भी इकोसिस्टम की एक ऐसी यूनिट जिसको हम कन्वीनियंटली मतलब डेजिग्नेट कर सकें, यानी कि कुछ उसके फीचर्स को औरों से अलग कर सकें, तो ये हमारा एक बायोम होता है। अब यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन किया गया है वो यूरेशियन स्टेपी बायोम से रिलेटेड। तो अब देखिए, जो यूरोपियन स्टेपी बायोम है, तो ये हम सबको पता है एक ज्योग्राफिकल स्टूडेंट के होने के नाते कि जो हमारे स्टेपी, ये अपने आप में हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। और ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये घास के जो मैदान हैं हमें अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड वगैरह में मिलते हैं। तो यहाँ का जो कुछ हमारी जो यूनिकनेस है वो एक सबसे बड़ी है कि यहाँ पर जो हमारी घास होती है वो काफ़ी लंबी होती है। पेड़ तथा लंबी झाड़ियों का अभाव होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो हाई है पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो 500 to 1250 मिलीमीटर हमें रेनफॉल मिलता है। अब ये 500 to 1250, इसको अगर हम चेंज करें तो 50 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर का रेनफॉल हमें इस रीजन्स में मिलता है। फिर मैंने जैसे आपको लोकेशंस बताई कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है। तो अगर हम इनके पेड़ों में भी बात करें तो पेड़ों में कुछ कहीं कहीं पर ओक मिल जाते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ज़ेब्रा, राइनोसेरस,
वाइल्ड हॉर्सेस और अलग अलग टाइप के हमें कुछ बर्ड्स और कहीं कहीं पर हमें कुछ स्नेक्स हैं, जो इनकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब देखिए, जो हमारा ये ग्रासलैंड होगा, अगर हम इसको एक बायोम माने तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो डिस्क्राइब करेंगे इसकी लोकेशन और इसका एक्सटेंट, कहाँ कहाँ से ये कैसे कैसे हमें मिलता है। अब जैसे कि अगर हम देखें यूरेशियन स्टेपी बायोम, तो इसी को अगर हम आगे देखें तो हंगरी वगैरह का जो रीजन है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, पुस्ताज। तो ये हैं स्टेपी ही, लेकिन इनको हंगरी में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है। फिर हम इनकी कुछ क्लाइमेट के बारे में फीचर्स बता सकते हैं, और कितना टाइम क्लाइमेट जो मैंने आपसे कहा हाई तो होगा, पर जैसे 20 डिग्री 22 डिग्री कुछ ऐसा मिलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई हो। रेनफॉल भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी कि कितनी रेनफॉल है। वेजिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर हमें वेजिटेशन मिलती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उसी को हमें थोड़ा सा ब्रीफ करके यहाँ पर देना है। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा यूरेशियन स्टेपी है, इनको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करने की बात करें तो उसमें सबसे पहले एक फॉरेस्ट स्टेपी आएगा और एक ग्रास स्टेपी, यानी कि इन दोनों ही टाइप में थोड़ा सा चेंजेस मिलता है। एक में हमें ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा मिलते हैं और एक में हमें कुछ ग्रासेस वगैरह ज़्यादा मिलती हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक यूरेशियन स्टेपी का डिस्क्रिप्शन है जो हम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर क्लाइमेट हुआ, टेम्परेचर हुआ, फॉरेस्ट टाइप हुआ, वेजिटेशन हुआ। अगर हम सॉइल की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर चेरनोज़ेम। तो चेरनोज़ेम सॉइल यहाँ पर हमें अच्छी मिलेगी देखने को। तो ये हमारे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन नंबर 3 से जुड़ी, जिनको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं और अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें अगर हम, तो सजेस्ट द मेजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद रेफरेंस टू एक्सटिंक्शन ऑफ रेयर स्पेशीज। दुर्लभ स्पेशीज के विलोपन का उल्लेख करते हुए वन्य प्रणाली संरक्षण के उपाय सुझाइए। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास करंट की अच्छी इंफॉर्मेशन है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन IUCN, जो हमारा मतलब टाइम टू टाइम जो हमारे स्पेशीज़ हैं उनको वो डिसाइड करता है और डिक्लेयर करता है कि वो जो स्पेशीज़ हैं रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में हैं। तो जो उनकी जोन से डिवाइड किया गया है, तो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये हमारा ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, इन सारी की जो डिक्लेरेशन है ये कौन करता है, IUCN। अब अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है ex-situ और in-situ, यानी कि बाह्य स्थाने और स्वतः स्थाने। तो अगर हम देखें इनमें हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट जो कुछ इसके मेथड्स मिलेंगे, तो उसमें जैसे नेशनल पार्क को बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को बनाना, फिर कुछ हमारे पास ये कहा गया कि वेटलैंड्स हैं उनको डिसाइड करना, जो नम भूमियाँ हैं। तो अगर हम इसी के साथ साथ और देखें तो जो हमारे रिजर्व्स हैं, एलिफेंट रिज़र्व, टाइगर रिज़र्व, उनको बनाना। फिर अगर हम बात करें तो कुछ हमारे जैसे सीड बैंक्स हैं, जीन बैंक्स हैं। तो ये सब के सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेथड्स में आएंगे। अब रेफरेंस टू द एक्सटिंक्शन ऑफ रेयर स्पेशीज़, तो यहाँ पर आपको करंट की कुछ आवश्यकता होगी कि अगर आपको स्पेशीज़ टू स्पेशीज़ ये पता हो कि कौन सा स्पेशी एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा इंडेंजर्ड है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को अगर आप जानते होंगे तो वहाँ पर आप स्पेशीज़ के साथ इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए।
तो अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, तो हम अगर देखें किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम या फिर अगर हम बात करें बायोम में, तो जो हमारी वेजिटेशन होती है एक कम्युनिटी की, वह दूसरे कम्युनिटी को जिसे कहा जाए कि सक्सीड करती है, यानी कि एक के होने से दूसरे का कुछ प्रोसेस आगे चलता है, तो उसको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो जैसे हमारा वेजिटेशन के कंसेप्ट में या वेजिटेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखने को मिलता है। तो जैसे जो सक्सेशन है हमारा इकोलॉजिकल, ये दो टाइप से होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वहाँ के लिए कहा जाता है जहाँ पर कोई भी पहले लाइफ सस्टेन नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे लावा का फॉर्मेशन, मतलब लावा बाहर आता है, फिर जमता है, फिर चट्टानें बनती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ घास बनती है, फिर कुछ पेड़ बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे हमारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है प्राइमरी सक्सेशन में। लेकिन अगर हम देखें जो सेकेंडरी होता है, ये मेनली तब की बात की जाती है जहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में खूब अच्छे से हमारा फॉरेस्ट वेजिटेशन वगैरह का डेवलपमेंट हुआ हो, लेकिन उसमें कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस होने के कारणवश वो जो है या तो फुल्ली हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर कुछ आंशिक रूप से नष्ट हो जाएगा। तो इस बात को हम सेकेंडरी सक्सेशन या फिर द्वितीय अनुक्रम के अंतर्गत लेते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने जो प्राइमरी सक्सेशन के अंतर्गत यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि जो प्राइमरी सक्सेशन होगा कैसे शुरू हुआ, तो मैंने आपको कहा कि जहाँ पर कोई भी लिविंग हमें फीचर्स देखने को नहीं मिलते हों, वहाँ से हमें कुछ जिसे कहा जाए कि डेवलपमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो पहले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फिर उनके होने से कुछ हमारी ग्रासेस वगैरह का ग्रोथ होगी, फिर कुछ वेजिटेशन बढ़ेगी, फिर कुछ स्पेशीज़ हैं वो बढ़ने लगेंगे। ऐसे करते करते हमारा प्राइमरी सक्सेशन चल पड़ेगा, क्योंकि जो एक है वही हमारा, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वही कुछ चीज़ों को डिके करेंगे और डिसइंटीग्रेट करेंगे, और उनके डिसइंटीग्रेट करने से फिर वो आगे किसी दूसरों के लिए, मतलब जो उनका नेक्स्ट स्टेप होगा उनके लिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो एक स्टेप टू स्टेप मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, ये प्राइमरी सक्सेशन में मिलेगा। सेकेंडरी की बात अगर हम करें तो सेकेंडरी सक्सेशन में हम ये कहेंगे कि जहाँ पर एक फुल्ली डेवलप वेजिटेशन, ग्रासलैंड और कोई रीजन था और वो कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, और डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें वहाँ पर कुछ चीज़ों में डिवास्टेशन फेस देखने को मिलने लगता है। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं सक्सेशन के टाइप से। तो इनको हम एक बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद एग्जाम्पल्स देते हुए कि कहाँ कहाँ पर कैसे सक्सेशन होता है, और उनको हम दिखा भी सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिंग आउट द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जीवों के पारिस्थितिकीय महत्व को उजागर कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया यूपीएससी 2015 में। अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, अब जैसे कि बायोम है, बायोम हम अधिकतर या जीवोम जिसको कहा जाता है, एक पर्टिकुलर हम रीजन को लें जहाँ पर जो हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो उनकी विशेषताएं हैं वो लगभग समान मिले, तो हम उसको एक बायोम मान लेते हैं। अब जैसे बायोम टुंड्रा, अब आप देखिए टुंड्रा में समान जलवायु मिलेगी तो उसको भी टुंड्रा को भी बायोम कहा गया। फिर अगर हम बात करें तो शीतोष्ण घास के मैदान, तो शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं उनको भी हम कैसे देते हैं, एक जीवोम के रूप में। फिर अगर हम बात करें तो जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं तो वो भी हमें कहीं ना कहीं एक जीवोम के रूप में मिलते हैं। यानी कि अगर आप देखें जो हमारे विश्व के अलग अलग जलवायु क्षेत्र हैं उन सब में एक समानता है कि वो एक समान जलवायु में है, क्षेत्र हैं। उनको अगर हम इकोलॉजी में देखें, पारिस्थितिकी में देखें, तो उनको हम एक नाम देते हैं बायोम, क्योंकि उन बायोम क्षेत्रों में जो पेड़ हैं वो भी एक से होंगे। उनके अलावा अगर हम बात करें जो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी एक से होंगे।
जो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन है हमारे सॉइल में वो भी एक होगी। यानी कि कई सारी समानताएं उस अकेले जलवायु क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। तो उससे हमें आसानी हो जाएगी कि किसी भी एक पर्टिकुलर बायोम में अगर कोई जीव वहाँ पर वैसा है तो उसी के जैसी समान जलवायु बायोम के क्षेत्रों में दूसरी जगह पे भी हमें वो जीव मिल जाएगा। तो कुछ ये होते हैं बायोम। अब अगर हम बात करें अपने इस बायोम की कि हम बायोम को क्यों इतना महत्व देते हैं और क्यों जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो जोग्राफर्स हैं, उन्होंने फोकस किया है बार बार सिर्फ एक ही चीज़। अब जैसे हम बात कर रहे थे बायोम्स की, तो जैसे कि बायोम हैं ये हमारे लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंस हैं, और मैंने इसको बहुत बार देखा, जो यूपीएससी है, यूपीपीएससी है और बिहार पीएससीएस है, इन सब में बायोम्स को लेके एक आध क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के ऑप्शनल में डेफिनेटली मिलेगा। तो जो बायोम का कंसेप्ट है वो आपको एग्जैक्टली आना चाहिए। तो जैसे बायोम की बात की मैंने, तो जैसे इकोसिस्टम होता है उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, पर अगर हम बायोम को देखें तो ये एक ब्रॉडर सेंस का रीजन है। यानी कि ये एक काफ़ी बड़ा रीजन होगा जहाँ पर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स उस रीजन के सेम होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो स्पेशलिटी इंडिया में है वही आपको इंडोनेशिया और मलेशिया में भी मिलेगी और वही आपको अफ्रीका में भी मिलेगी। यानी कि जो स्पेशीज़ हैं फॉरेस्ट के, जो ट्रीज़ हैं, उनके भी लगभग आपको सेम ही वैरायटीज़ मिलेंगी। उनके ऊपर डिपेंडेंट जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी जो एनिमल्स हैं वो भी आपको लगभग सेम मिलेंगे। तो ये कुछ आपको ऐसी बायोम्स की स्पेशलिटी मिलेंगी। तो जो ज्योग्राफर्स हैं उनको ये इजी होता है कि वो एक बायोम के रीजन को स्टडी करें और उसमें जो आपस के रिलेशंस हैं उनको वो पहचानें। अगर वहाँ पर कोई हैरेसमेंट हो रहा है, हरास हो रहा है, तो वहाँ पर पता चल सकता है कि ये जो हमारे स्पेशीज़ हैं ये रिसेंटली इनसे कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि उन क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ से। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो जो हमारे बायोम्स के रीजन हैं, इन बायोम्स के रीजन में जो हमारे फॉरेस्ट स्पेशीज़ हैं, तो देखिए उनके ऊपर कोई ना कोई इंसेक्ट्स हैं जो डिपेंडेंट हैं। अगर वहाँ पर उन प्लांट और ट्रीज़ का कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो वो इंसेक्ट्स हैं, जो उनकी नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो डिपेंडेंट थे उन फॉरेस्ट में, उनकी भी कहीं ना कहीं नंबर डिक्लाइन करने लगेगी। तो ये जो बायोम्स हैं, तो जो हमारे एक स्टडी का टॉपिक है उसके लिए ये इजी होते हैं। तो अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इनका एक्सपेंशन बता देता हूँ कि इक्वेटर लाइन, जैसे कि ये इक्वेटर लाइन, इसके 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में हमें क्या मिलता है, बायोम्स, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम भी हैं। अब अगर मैं और इनकी स्पेशलिटी के बारे में बात करूं तो जो वर्ल्ड में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो देखिए अफ्रीका में मिलेंगे, साउथ अमेरिका में अगर बात करें तो अमेज़न बेसिन मिलेगा, अफ्रीका में बात करें तो कॉन्गो बेसिन होगा, इंडोनेशिया मलेशिया वाला रीजन होगा जो इक्वेटर लाइन के करीब है, बोर्नियो वगैरह, मलेशिया, गिनी वगैरह सब उसी में आएंगे। पर अगर हम देखें इनका एक्सटेंशन कहीं कहीं पे हमें 10 डिग्री से भी ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि 30 डिग्री तक नॉर्थ में या साउथ में हमें ये मिल सकते हैं। अब जैसे कि नॉर्थ में अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ में ये अराउंड 19 और 20 डिग्री, अगर मैं ये इस समय जो आपको डिग्री की बात बता रहा हूँ, ये मैं सविंदर सिंह की जो बुक है जो फिज़िकल ज्योग्राफी, उसमें 19 डिग्री दिया है। पर अगर किसी और बुक्स को मैंने रेफ़र किया तो वहाँ पे 21 डिग्री तक मैंने देखा कि जो मैक्सिको का वेराक्रुज़ वाला रीजन है वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम का एक्सपेंशन मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सदर्न अमेरिका की, तो वहाँ पर 30 डिग्री तक जो हमारा नीचे की लाइन है वहाँ तक हमें इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो वैसे तो रिजिड बात करें तो 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, लेकिन अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊँ तो 19 डिग्री नॉर्थ में 20 डिग्री तक और 30 डिग्री साउथ तक। तो ये हमारे पास कुछ बायोम का लोकेशन जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया और उनका विस्तार मैंने बताया। अब इसकी जब मैं बात करूं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आएगा क्लाइमेट, यानी कि इस प्रकार का जो बायोम है वहाँ पर जो हमें क्लाइमेट मिलता है वो कैसा मिलता है। देखिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो हमारे ये एरिया हैं ये हमारे एक ह्यूज रेनफॉल और इनॉर्मस रेनफॉल, यानी कि एक बहुलता में हमें यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है।
यानी कि लगभग यहाँ पर 200 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा हमें वर्ष भर वर्षा मिलती है। 2-3 महीने ही यहाँ पर ऐसे होंगे जिनमें वर्षा नहीं होती है, मतलब नहीं तो नहीं कह सकते, कम होती है, और अन्यथा वहाँ पर खूब सारी वर्षा हमें देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम इनका एक्सपेंशन यानी कि इक्वेटर से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें एरिडिटी यानी कि जो सूखापन है, शुष्कता है, वो बढ़ती चली जाएगी। अब आप देख ही रहोगे ये इक्वेटर का रीजन है, तो आप खुद सोचें यहाँ पे क्लाइमेट कैसा, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, वार्म होगा, यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा, काफ़ी गर्म होगा। 20 डिग्री तक औसतन है, और अगर हाईएस्ट की बात मैं करूँ तो यहाँ पे 30 डिग्री 35 डिग्री तक हाईएस्ट पहुँच जाएगा। फिर ये इक्वेटर के बिल्कुल सराउंडिंग रीजन है, तो डे और नाइट में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, इक्वली ही लगभग चलता रहेगा। 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, या 13 घंटे का दिन 11 घंटे की रात, आधा 1 घंटे का एवरेज डिफरेंस चलता रहेगा। फिर अगर हम बात करें जैसे यहाँ वाले क्षेत्रों में, तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है और अब फिर रिपीट करते हैं कि जो ये रीजन्स हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, दोपहर तक एक्सट्रीम हॉट, और रात होने तक हमें यहाँ पर एक्सट्रीम, मतलब शाम के समय तक, दिन ढलने से पहले पहले 3-4 बजे 5 बजे तक खूब भारी वर्षा होती हुई दिखती है। तो ये हमारा सारा का सारा क्लाइमेट का फीचर है इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। अब अगर हम बात करें जो हमारा इसी क्लाइमेट की अगर हम देखें, तो देखिए इनके रीजन में क्या होगा कि जो यहाँ पर पेड़ हैं, वन हैं, उनकी हाइट काफ़ी ऊंची मिलेगी हमें, और कहीं कहीं पे तो ये कहा जाता है कि 80 मीटर तक हमें हाइट यहाँ पर पेड़ों में मिलती है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट कवर इनका कैसा है, काफ़ी घना है। अब जब फॉरेस्ट कवर इनका घना है तो जो सनलाइट है वो नीचे नहीं पहुँचती, तो जो नीचे वाले पेड़ हैं वो भी क्या करेंगे, सनलाइट को अचीव करने के लिए कंपटीशन करेंगे अपने बराबर वाले पेड़ों से, और उनकी हाइट भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ऊंचे वाले और ऊंचे, नीचे वाले भी ऊंचे। तो इसलिए यहाँ पर जो भी हमें ट्रीज़ वगैरह का कंपोजिशन मिलता है वो मेनली बड़े हाईएस्ट और हायर ट्रीज़ वो होते हैं। तो देखिए ये भी एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की पहचान मिली हमें कि यहाँ पर जो हमें पेड़ और स्पेशीज़ मिलते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो ये मैंने आपको सब क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन दी। अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन में एक बात आपको बताना होगी स्पेशीज़ के बारे में, यानी कि जो यहाँ पर स्पेशीज़ का कंपोजिशन है वो कैसे कैसे मिलता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन रीजन है, वहाँ पर ये कहा जाता है 6000 to 7000 टाइप ऑफ स्पेशीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमें वहाँ पर मिलते हैं। अगर हम अमेज़न की तरफ चले जाएं तो वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 40,000 के आसपास तक हमें स्पेशीज़ देखने को मिलते हैं। पनामा कैनाल के आसपास चले जाएं तो करीब करीब 2000 स्पेशीज़। फिर अगर हम इंडोनेशिया और मलेशिया वाले रीजन में हम चले जाएं तो वहाँ पर लगभग 20-25 हज़ार टाइप के स्पेशीज़ वहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो है एक स्पेशीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट बायोम है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इनॉर्मस अमाउंट में हमें नंबर ऑफ़ स्पेशीज़ मिलते हैं। फिर अगर हम देखें एक और स्पेशलिटी, यानी कि जो हमारे पास है इन स्पेशीज़ में, हम अगर पेड़ों की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पेड़ हैं लगभग इस रीजन में करीब 40% से लेकर ये कहा जाता है कि 100 स्पेशीज़, मतलब जो बीच में हैं, मतलब जो ये रीजन्स हैं 1 हेक्टेयर का, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बताऊं आपको, जैसे 1 हेक्टेयर रीजन है हमारा, ठीक, तो 1 हेक्टेयर रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, करीब करीब 40 से लेकर करीब करीब 100 टाइप के स्पेशीज़ 1 हेक्टेयर में मिलेंगे। मतलब अगर मैं इसको क्लियरली बोलूं तो 1 हेक्टेयर में हमें 40 से लेकर 100 टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ पर क्रीपर्स एक नाम आएगा, और एक नाम क्रीपर्स यानी कि जो हमारी बेल जिसको हम कहें, जो एक के ऊपर एक, जो एक पेड़ का सहारा लेके आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो हमें कुछ वो मिलेंगी। क्लाइंबर्स जिनका अपना तो बेस नहीं होगा लेकिन वो दूसरों के सहारा लेके ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे, तो वो भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अब देखिए जो क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, उनमें हमें इंसेक्ट्स
अलग मिलेंगे, जो ट्रीज़ का रीजन है उनमें हमें अलग मिलेंगे। तो अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग टाइप के जो इनकी हाइट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स वहाँ पर मिलेंगे। अब अगर हम बात करें इपीफाइट्स, तो जैसे कि अगर आप बात करते हैं इपीफाइट्स की, यानी कि कुछ ऐसे मरूदभिद की बात की गई है जहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप की और जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जो इनके नीचे के क्षेत्रों में या ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो ग्रो करती हैं या फिर डेवलप हो जाती हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रीज़ की इंफॉर्मेशन। फिर अगर मैं बात करूं तो देखिए अब यहाँ पर हम लेयर के बारे में बता सकते हैं, यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन। अब स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट और टॉप लेयर की। तो टॉप लेयर की बात करें तो इसमें जो हमारे पेड़ हैं, देखिए जैसे कि ये पेड़ है ये, तो इस वाले रीजन को अगर मैं देखूं तो ये हमारा अम्ब्रेला रीजन आएगा फर्स्ट वाला। और इस रीजन के बारे में ये कहा गया कि जो इनकी हाइट है वो 30 मीटर से लेकर 50 मीटर और 100 मीटर 80 मीटर और 70 मीटर 60 मीटर तक हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंडेंट हमें कुछ जो इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं वो अलग मिलेंगे। फिर इसके नीचे वाली एक लेयर आएगी हमारे पास जो कि सेकंड डोमिनेंट लेयर होगी। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे इस वाली अम्ब्रेला से नीचे की साइड वाली रीजन होगा। फिर अगर हम बात करें थर्ड लेयर में यानी कि हमारे स्मॉलर हाइट के ट्रीज़ आएंगे, जैसे कि 30 मीटर 20 मीटर 10 मीटर कुछ इस हाइट्स के ट्रीज़ आएंगे। फिर हमारे पास फोर्थ लेयर आएगी। फोर्थ लेयर में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास लगभग जैसे कुछ छोटे छोटे झाड़ी नुमा पेड़ हो जाएं 2 मीटर 3 मीटर की हाइट वाले, उनको मैं जोड़ेंगे। फिर अगर हम फिफ्थ लेयर की बात करें और ग्राउंड लेयर की बात करें तो वहाँ पर हमें बिल्कुल लोअर लेवल पे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, फंड्स हैं, उनको हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आपको वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। तो आप देखिए मैं जैसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको बायोम्स के बारे में बताया, फिर बायोम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की लोकेशन और एक्सटेंशन बताया, फिर मैंने क्लाइमेट के बारे में बताया, फिर मैंने वहाँ पर वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन लेयरिफिकेशंस कैसे हैं। फिर आप इसके बाद में अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहें और जहाँ पर आपको लगता हो कि आप उसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको देना होगा एनिमल्स का व्यू कि कौन कौन से एनिमल्स हमें यहाँ पर किस रीजन में मिलते हैं। कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए कहीं कहीं पर हमें मंकीज़ मिलेंगे, स्क्विरल्स मिलेंगी, पैराकीट्स हैं, तो इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर अब मैं अगर इसको भी ऐसे ना कहूँ तो बल्कि ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे कि ये हमारा ट्री था तो कुछ बर्ड्स हमारी यहाँ पर बैठने वाली, फिर आप उनको ब्रीफ करें। फिर कुछ हमारी बर्ड्स यहाँ पर उनको ब्रीफ करें। फिर कुछ एनिमल्स हर्बीवोर्स उनको ब्रीफ करें। फिर आप कुछ जो हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं फिर आप उनको ब्रीफ करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए अपनी यहाँ पे। तो एनिमल्स का आपको एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा ये है कि अगर आपको बहुत क्लियरली वो सारे एनिमल्स पता हों कि कौन से रीजन में कहाँ पर कौन मिलेगा, फिर आप उनके बारे में बताएं। फिर एक सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, मैन यानी कि अगर आपको कोई ट्राइबल रीजन्स पता है जो पूरे वर्ल्ड में इन रीजन्स में रहते हैं, फिर आप उनको करिए। तो ये आपके क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन के आंसर के ऊपर एक 4 चांद लगाने वाली बात होगी। तो अगर 250 वर्ड्स में हम इसको एनालाइज करते हुए लेके आए तो ये मोर देन इनफ है और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा हमारे क्वेश्चन का। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें अगर तो क्वेश्चन नंबर 7, हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। क्वेश्चन पूछा गया हमसे यूपीपीएससी 2014 में। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। अब अगर हम बात करते हैं हीट बजट का तो देखिए यहाँ पर कुछ एक कैलकुलेशन है और जब कभी भी हम क्लाइमेटोलॉजी या अपना इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हीट बजट हमसे हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हीट बजट को हम डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हमारी अर्थ है वो ना तो एनर्जी क्रिएट करती है और ना ही डिस्ट्रॉय करती है। बस इसका काम है कि ये कुछ एनर्जी को अपने साथ अपने पे एब्जॉर्ब करती है। जब ये एब्जॉर्ब करती है तो फर्दर उसको ट्रांसफॉर्म करके किसी और रूप में ये हमें बाहर दे देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ कि जो हमारा सन है, सन हमें कुछ एनर्जी देता है और ये एनर्जी हमारे पास अर्थ को आती है। जब ये आती है तो ये लघु तरंग दैर्ध्य यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन में आती है। जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन में आती है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर से लगभग ये कहा जाए इररेजिस्टेंट होके आती है।
अब यहाँ से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है, अब एनर्जी यहाँ से वापस जाएगी। तो जब ये वापस जाएगी एनर्जी, तो यहाँ से जो एनर्जी आई इसको अर्थ ने एब्जॉर्व किया और कुछ समय बाद 1-2-3 घंटे बाद यहाँ से एनर्जी को वापस भेज दिया। तो जब वापस भेजेगा तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस की बात हो रही है। अब हमसे जो अर्थ बजट पूछा गया है या अर्थ का हीट बजट पूछा गया, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि जो हमारा अर्थ है, तो यहाँ पर जो सन से हमारे पास हीट आती है वो चलती 100% है, ठीक है। अब इस 100% के चलने के बाद इसमें से 35% जो होती है वो रास्ते में ही रिफ्लेक्ट करती जाती है या फिर परावर्तित करती जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ बादल हैं उनसे 27% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ग्राउंड का रीजन होगा वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ हमारी स्पेस में एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। तो आप अगर देखें तो 35% तो हमारी एनर्जी का रिफ्लेक्टमेंट वहीं के वहीं हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो जो हमारे पास एनर्जी बची वो ओनली 65% बची, जो कहाँ तक आएगी, हम तक आएगी। अब इस 65% में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो हमारे पास ओवरऑल अर्थ तक पहुँचते पहुँचते आएगी, तो जहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जैसे एनर्जी कितनी आ रही है 65%, ठीक है। अब मैं अगर अर्थ के हीट बजट की बात करूं तो जो हमारा डायरेक्ट रेडिएशन है अर्थ को कितना दे देगा 34%, ठीक है। साथ ही साथ हमें डे लाइट के समय पे जो मिल जाएगी वो अराउंड 17% मिल जाएगी, यानी कि अगर मैं देखूं तो हमें मिली 51%। यानी कि जो हमारे अर्थ का हीट बजट है वो ये है। और जो ये मैंने आपको 65 बताया था उसमें से 35 तो रिफ्लेक्ट बैक कर गया था, और साथ ही साथ जो यहाँ पर हमारा 14% बचेगा ये हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्व कर लिया जाता है। यानी कि जो अबव में मैंने आपको बात बताई थी 27 वगैरह % के लिए, वो मैंने अपर लेयर की बात बताई थी, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का अबव वाली लेयर्स हैं वहाँ पर एब्जॉर्व हो जाती है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, उनके द्वारा 14% एब्जॉर्व हो जाता है। तो अब जो हमारे अर्थ का हीट बजट रहा वो ओनली 51% रहा। अब इस 51% को हमें बताना होगा कि कहाँ कहाँ पर कैसे एनर्जी हम तक आती है और कैसे हमसे एनर्जी वापस चली जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको टोटल कैलकुलेशन जो देना होगा, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का ओवरऑल हीट बजट है वो ओनली एनर्जी रिसीव्ड बाय द सोलर रेडिएशंस और बाय द डिफ्यूज्ड डे लाइट इज 51%, यानी कि 100% में से हमें कितना मिल रहा है 51%। और फिर हम डिस्क्राइब करेंगे अपने इस ओवरऑल 51% को कि कहाँ कहाँ पर हमारा कितना एनर्जी कैसे हमको मिलता है। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 5% के आसपास का ये कहा जाएगा कि ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसमें से स्पेस में। फिर अगर मैं बात करूँ 21% अगेन क्लाउड्स को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। फिर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो होगा हमारा ग्राउंड सरफेस से 6% वो वापस चला जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो कुछ डस्ट मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लाउड और उनसे करीब 18% हमारा वापस चला जाएगा। यानी कि ये मैं 51% के 100% को बता रहा हूँ आपको, यानी कि 15% किसके इक्विवेलेंट है 100%। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसी 51% को। तो यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एक ईजी सा क्वेश्चन है जिसको यहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट ऑन बायोटिक सक्सेशन, जैविक अनुक्रम पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2015 में। अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूँगा, एक तो आपको कुछ बायोम्स को ज़रूर प्रिपरेशन करना होगी। और देखिए हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम मिलता है, तो मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम में हमसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के ऊपर ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। हीट बजट ऑफ द अर्थ, हीट बजट मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बायोटिक सक्सेशन की, तो मैंने पीछे भी आपसे एक बार डिस्कस किया, इस क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन या प्राथमिक पराक्रम और
अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण की बात की गई है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, इसी से मिलता जुलता फिर क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, फिर क्वेश्चन मिला इसी से जुड़ा 2018 में, यानी कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिल रहा है। क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर मैं यूपी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो यूपी में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। यूपीएससी में तो लेटेस्ट ट्रेंड्स पे मैं क्वेश्चन देख सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट बेस के थे, अब जैसे 2015 में, 2018 में, 2016 में, तो उन क्वेश्चंस को करंट बेस को मैंने इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो उस समय के करंट के क्वेश्चंस थे। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको करंट में जो इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं और जो इनिशिएशंस हैं जो चल रहा है उनको आप ज़रूर फोकस करें। तो ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, अब आप इसको जैसा समझें। तो अगर मैं बायोटिक सक्सेशन की बात करूं तो देखिए बायोटिक सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अनुक्रमण एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो जो ये स्टेजेस हैं इन स्टेजेस को शुरू किया गया। तो जैसे सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कोई भी हमें लिविंग बीइंग्स या जैविक कोई भी ऐसे स्पीशीज़ देखने को नहीं मिलते, तो होगा क्या, लावा वगैरह का जैसे कहीं फॉर्मेशन हुआ, मतलब वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, लावा वगैरह कहीं फैला और कोई टापू बन गया, तो आप देखिए उस टापू पे बिल्कुल निर्जन है, वहाँ पर कुछ नहीं है। धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पहुँचे, उनसे धीरे धीरे जो हमारे शैवाल हैं उनसे बढ़ोतरी देखने को मिली, लाइकेन्स को देखने को मिला, बैक्टीरिया वहाँ पर उपजने लगे, फिर कुछ प्लांट्स बढ़ने लगे, प्लांट्स से और बड़े प्लांट्स होने लगे और बड़े ट्रीज़ होने लगे, स्पेशीज़ का डेवलपमेंट होने लगा। या तो उसी पर्टिकुलर रीजन का इनहिबिटेड कोई स्पेशी का वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, या फिर कोई नया या फिर कोई पुराना हमें वहाँ पर देखने को मिलने लगेगा। जो पुराना है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अगर ऐसे ही मैं बात आपसे करूँ, जो हमारा बायोटिक सक्सेशन है वो दो स्टेजेस में होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। तो प्राइमरी के बारे में मैंने आपको पूरा बताया कि कहाँ से कहाँ तक कैसे शुरू होता है, कहाँ कहाँ पर कैसे आगे बढ़ता चला जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन की बात ये करते हैं कि अगर कहीं पर कोई डेवलपमेंट था, कोई जीव जंतु पेड़ पौधे सब वहाँ पर रह रहे थे, अचानक से कोई ऐसी दैवीय घटना हो गई या कोई घटना ऐसी हो गई जिसे हम कह सकें कोई मानवीय हस्तक्षेप से हमारा कोई आपदा आ गई, तो उस पूरे रीजन के आसपास हमें क्या देखने को मिलने लगेगा कि कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारे पेड़ों का, पौधों का, लैंडस्लाइड्स का, बहुत सारे वहाँ पे इफेक्ट हमें देखने को मिलने लगेंगे। अब होगा उससे फिर एक ये परेशानी कि जो वहाँ पर जितने भी लिविंग बीइंग्स थे उनके अंदर तुरंत डिक्लाइन आ जाएगा नंबर में, और जब ये आने लगेगा डिक्लाइन तो इसके बाद हम ये कहेंगे कि कुछ वहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में, इन्वायरमेंट में, और फिर उस स्थान पर यानी कि जो वो रीजन है वहाँ पर जो पेड़ पौधे वगैरह थे तो उनसे जुड़े, मतलब पहले तो वहाँ पर इन्वायरमेंट और रीजन अलग था, कोई आपदा आ गई उससे फिर कुछ और वहाँ पर नए स्पेशीज़ का डेवलपमेंट होगा जो उस क्लाइमेट से, उस रीजन में अपने आप को अडाप्टेबल बना लेंगे और उससे वो बढ़कर एक नए मतलब अनुक्रमण को जारी करेंगे। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर डेवलप्ड रीजन था, वहाँ पर कोई डिवास्टेशन हुआ, कोई आपदा आ गई, फिर उनसे वहाँ पर जो स्पेशीज़ थे उनमें तो डिक्लाइन देखने को मिलने लगा, फिर कुछ नए स्पेशीज़ का हमें वहाँ पे डेवलपमेंट मिलेगा जो उस पर्यावरणीय जलवायु क्षेत्र के अनुकूल होंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। तो आप इसको बहुत ईजीली समझा भी सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। कहीं पर आप कुछ अपने लेटेस्ट एग्जाम्पल्स को भी जोड़ के इस क्वेश्चन के साथ में दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पोषणीय विकास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया। और अगर हम बात करते हैं पोषणीय विकास यानी कि धारणीय विकास, तो सबसे पहले मैं आपको इसके
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारे यूपी के प्री एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धारणीय विकास है, इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है। तो आप इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। तो 1992 में रियो डी जनेरियो में एक समिट हुई, और समिट हुई जिसको नाम दिया गया अर्थ समिट। वहीं पर सारे डिस्कस किए गए कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो हमारी समिट हुई तो इसके 3 ब्रांचेस थी। तो सबसे पहली एक ब्रांचेस हमारी क्लाइमेट चेंज यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं उसके संबंध में। फिर एक दूसरी बात की गई जैव विविधता की यानी कि बायोडाइवर्सिटी पे। और फिर अगर हम बात करें तीसरी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यानी कि धारणीय विकास। तो हमारे पास 1992 में संकल्पना रियो डी जनेरियो से, और यहीं पर जो हमारी समिट हुई उसी के अंतर्गत हम लोगों ने बात जो उठाई एजेंडा 21 यानी कि जो धारणीय विकास का मुद्दा उठाया गया ये एजेंडा 21 के अंतर्गत उठाया गया। तो सबसे पहले मैं देखिए आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो धारणीय विकास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ये भी करेंगे कि अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो देना शुरू करेंगे कि धारणीय विकास वो विकास होता है जिसके अंतर्गत हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं अगर आपको लेके चला तो एक हिस्ट्री में जहाँ पे एजेंडा 21। अब इस एजेंडा 21 के बाद हमने देखा धारणीय विकास की बात। तो अब जब 1992 में ये समिट हो गई, फिर रियो डी जेनेरियो में 5 साल बाद यानी कि रियो +5 एक मुद्दा आया जहाँ पर उन्होंने असेसमेंट किया, मूल्यांकन किया कि जो हमारे धारणीय विकास की बातें की जा रही हैं उसके ऊपर कुछ प्रगति हो भी रही है या नहीं। तो वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर कोई भी प्रगति देखने को नहीं मिलती है। अब फिर 5 साल के बाद नेक्स्ट 5 साल बाद यानी कि रियो +10 यानी कि सन 92 से 10 साल बाद 2002 में फिर एजेंडा 21 को लागू कराने के ऊपर जोर दिया गया, और यहीं से बात उठाई गई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की यानी कि जो हमारे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे। अब इसको उन्होंने कहा कि 2015 तक लागू किया जाएगा, मतलब 2002 में जैसे इसको अडॉप्ट किया गया और फिर इसको कहा गया कि 2015 तक इसको हम लागू पूरी तरह से, मतलब इसकी जो डेडलाइन होगी, मतलब डेडलाइन भी ना कहें बल्कि हम इसको ही कह सकते हैं जो इस MDG के लक्ष्यों का जो समय नियत किया गया वो 2015 तक किया गया। फिर उसके बाद रियो +20 यानी कि 1992 से 20 साल बाद 2012 में फिर एक बार बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में जो आवाज़ उठाई गई वो उठाई गई जिसको हम आज तक ये अपनी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं यानी कि SDG 2015 से 2030 तक के लिए इसको अडॉप्ट किया गया, और जिसके अंदर हम जानते हैं कि SDG के अंदर हमारे 17 गोल्स हैं। अब जो ये 17 गोल्स हैं तो इसके अंदर ये कहा जाए कि जो हमारा एक प्रकार से जिन जिन बिंदुओं पे मतलब हमें वर्क करना चाहिए उन बिंदुओं की बात यहाँ पर की गई है, जैसे कि गरीबी को हटाओ, भूख को हटाओ, साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात की गई है। तो अब इस SDG की बात 2015 से 2030 के बीच में चल रही है। तो ये मैंने आपको कुछ इतिहास बताया धारणीय विकास या पोषणीय विकास का। अब हम आगे चलें अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें होता ये है धारणीय विकास, जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो एल्यूमिनियम के बारे में मैंने ये कहा हमें 6 किलो बॉक्साइट से 1 किलो एल्यूमिनियम मिलता है। अब देखिए 6 किलो, अब सपोज करें जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हो सकता है ऐसी हो जिससे हमें 6 से 1 मिल रहा है। हो सकता है बॉक्साइट, अगर मैं बात करूं अर्जेंटीना की या मैं बात करूं जर्मनी की, तो कुछ ऐसी कंट्री जो बिल्कुल मतलब अर्जेंटीना को मैं तो डेवलप नहीं कह सकता, लेकिन जर्मनी वगैरह एक बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पर मुझे ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर हो सकता है 6 किलोग्राम बॉक्साइट से 1 की जगह 2 किलोग्राम एल्यूमिनियम मिले। तो आप देखिए मेरी जो अपनी डिमांड है उस डिमांड में 2 किलोग्राम मुझे मिल रहा है जर्मनी से, यानी कि उनके पास ऐसी टेक्निक है कि वो 6 किलो एल्यूमिना से 2 किलो बॉक्साइट 2 किलो एल्यूमिनियम निकाल ले रहे हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई, और मे बी पॉसिबल कोई और कंट्री ऐसी हो जो वो इस 6 किलो से 3 किलो एल्यूमिनियम निकाल ले। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल तो मैटर करेगा, पर साथ ही साथ क्वालिटी भी मैटर करेगी हमारी टेक्निक की, कि हमारे पास कैसी टेक्निक है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम
पहले अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स को देखें तो रेड ब्रिक से हम लोग घर बनवाते थे अपने। तो रेड ब्रिक के घर बनवाने से हमने देखा कि धीरे धीरे बहुत टाइम लगता था, चुनाई होती थी, सीमेंट का अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट। अब सीमेंटेड ब्लॉक्स आ गए तो आप एक ही दिन में बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो ये टेक्निक का चेंज हुआ। ऐसे ही अगर हम बात करें एलईडीज़ के ऊपर तो देखिए हमारे यहाँ पहले सल्फ़र वेपर, नियॉन वेपर बेस, मरकरी वेपर बेस हमारे पास बल्ब्स आते थे। तो वो येलो लाइट वाले जो पहले चला करते थे, आप देखें वो 100 वॉट के होते थे, फिर चेंज हो गया। CFLs आ गई 20 वॉट, 25 वॉट, 30 वॉट, फिर चेंज हो गया। LED आ गए कितने वॉट के, 2 वॉट के, 3 वॉट के, 5 वॉट के, 9 वॉट के। तो आप देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया टेक्नोलॉजी में। तो हमारी एनर्जी का देखिए प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो कंजम्पशन कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एयर कंडीशनरों की, तो जो हमारे एयर कंडीशनर्स हैं उन एयर कंडीशनर्स में पहले हमारे पास विंडो एसी चलते थे, फिर स्प्लिट एसी आ गए। विंडो एसी के अंदर गैसेस का अलग हमारे पॉल्यूशन को लॉस, साथ ही साथ टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा लॉस कि हमारा जो विंडो एसी होता था वो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी फेंकता था। स्प्लिट एसी में आपको उतनी गर्मी फेंकती हुई नहीं मिलती है। जो उसमें गैसेस यूज़ की जा रही हैं आज, तो वो R34 वगैरह हैं, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी तरफ लेके जा रही हैं हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी नीड है उसको फुलफिल किया जा रहा है और बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे, कि जो उसको टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है वो मैक्सिमम ऐसी टेक्निक्स हैं कि जहाँ से हमें बहुत कम एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो ये कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ जैसे कि बात करें, कंसेप्ट्स की बात की गई है, तो मैंने आपको ये पूरा ओवरव्यू दिया एक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे। फिर अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास नाम आएगा कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पिछड़े हुए देश हैं, तो वहाँ पर एक समस्या ये जगेगी कि जो हमारा उनके पास टेक्निक्स हैं वो काफ़ी आउटडेटेड टेक्निक्स हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। अब उससे होता क्या है, अब जैसे कि कोई डेवलपिंग कंट्री है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने रिसर्च वगैरह पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर पाए, तो वो क्या करेगा, अपने उसी ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ करता चला आ रहा है। अब जैसे कि कपड़े की बुनाई है, तो आप देखें कि पहले क्या होता था, हथकरघा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या होने लगा, मोटर लगने लगी, फिर कताई सुताई फिर अलग होने लगी। तो देखिए ये जो टेक्निक्स हैं आपको पुरानी वाली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिलेंगी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स मिलेंगी। कई सारी चीज़ें उनके पास ऐसी मिलेंगी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा कि किसी भी प्रकार से उसमें 0.01% भी एरर आने की संभावना नहीं होती है। तो ये हमारा कंसेप्ट का एक पूरा ब्रीफ है। अब पहले मैंने आपको देखिए हिस्ट्री दी जहाँ से ये कंसेप्ट आया, कैसे इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही हैं वर्ल्ड में। तो आज अराउंड 155 कंट्रीज़ हैं जो इस एजेंडा 21 के अंतर्गत आती हैं और जो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। थोड़ा सा इसमें विवाद चल रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो लोग हमें कहीं ना कहीं हमारी मदद करें, जैसे कि जिन जिन टेक्निक्स को वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमें ट्रांसफ़र करें, तो उसके ऊपर हम लीस्ट उनको कुछ सपोर्ट फाइनेंशियली पे करेंगे और हमारा भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी भी कुछ टेक्निक्स बढ़ेंगी, हमारा भी आउटपुट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट उससे सेफ होगा। तो ये हमें अपने पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन में एक डिस्क्रिप्शन दे सकते थे। तो अगर मैंने देखा है कि यूपी के पेपर में और बीपीएससी के पेपर में एनवायरनमेंट में अगर आप प्री से थोड़ा सा एक आध दो स्टेप्स करते ही बस आगे बढ़ते चले जाएं तो डेफिनेटली आपको एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल आस्पेक्ट्स हैं जैसे बायोम है, इकोसिस्टम है, जैसे कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, UNFCCC है, कुछ मेजर चीज़ें हैं वो आपको प्रिपेयर हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इन द मेंस एग्जाम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की आधारभूत संकल्पनाओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे लेटेस्टली पूछा गया UPPSC 2016 में। बात करते हैं इकोसिस्टम की। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इकोसिस्टम है ये हमारा एक क्रियात्मक इकाई है किसी भी एक बायोस्फीयर की, बायोम की, यानी कि सबसे पहले जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमें इकोसिस्टम से ऑब्जर्व होना शुरू होते हैं। फिर ये इकोसिस्टम से दूसरों की तरफ
बाई फूड चेन या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी से ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं। तो ये तो हमारा इकोसिस्टम का एक डेफिनेशन हो गया। तो अब अगर हम इसको बात करें तो इनको हम मेनली इकोसिस्टम्स को जो हमारी इनकी संकल्पना है, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है बायोटिक और एक होता है यानी कि हमारे पास बायोटिक की जो हमारा इसका सबसे पहला जो कंपोनेंट है तो उसमें एक होगा एनर्जी, ठीक है। सेकंड की बात अगर हम करें तो एक होगा बायोटिक कंपोनेंट और अगर हम तीसरे की बात करें तो नॉन बायोटिक की बात की जाएगी या फिर एबायोटिक की। तो सबसे पहले एनर्जी यानी कि हमारे इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अपने आप को सस्टेन रखने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मेनली एनर्जी जो होगी वो हमें सन से ट्रांसफ़र होगी हमारे इकोसिस्टम पे। तो वो लोग अपने उस एनर्जी को मतलब जो भी स्पेशीज़ हैं उस एनर्जी को गेन करेंगे और फर्दर वो अपनी प्रोसेसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ हमारा एनर्जी का। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा? पेड़ पौधे आएंगे, जीव जंतु आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, कुछ हमारा डेड मैटर आएगा। तो ये हमारे सब के सब क्या कहलाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट। अब इन बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो वो हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि वो अपने आप ही अपना खाना बनाएंगे और खा लेंगे, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया आएंगे, पेड़ पौधे, ये सब कुछ फोटोसिंथेसिस से इनकी प्रोसेस होगी। तो आप देख ही रहोगे ये बेसिस है, 6th 7th 8th क्लास से आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। फिर अगर हम सेकंड बात करें इसी बायोटिक कंपोनेंट में तो हमारा एक नाम आएगा जो पैरासाइट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स हैं। यानी कि इनका काम क्या होगा? किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना और उनसे ही अपनी एनर्जी को गेन करना। तो ये हमारे पास इनका कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स का रोल इकोसिस्टम में। फिर अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड में आएंगे एबायोटिक। तो एबायोटिक में जो आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारा कार्बन मैटर है उन सब चीज़ों की बात करेंगे। कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, तो ये सब हमें लिथोस्फीयर से। फिर हमारे पास हाइड्रोस्फीयर आएगा, फिर हमारे पास एटमॉस्फेयर आएगा, सोलर एनर्जी आएगी। और जब इन सारे हम कंपोनेंट्स की बात करें यानी कि एबायोटिक के, फिर इनको भी हम फर्दर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा डिमांड होगा क्वेश्चन के वर्ड्स के ऊपर। 125 में पूछा गया है, 250 में पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। फिर हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो की बात करें तो एनर्जी फ्लो देखिए हमेशा से हम लोग जानते हैं फूड चेन। किसकी बात करते हैं? फूड चेन यानी कि खाद्य चेन या फिर हमारा खाद्य जाल की बात की गई है यहाँ पर। अब इसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं फूड वेब यानी कि खाद्य जाल, ठीक है। तो इन फूड चेन और फूड वेब से हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ पर इकोसिस्टम में देखते हैं। फिर हम इनकी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। अब जैसे कि जो हमारे फर्स्ट लेवल पे जो हमारे स्पीशीज़ हैं वो कितना तेज़ी से प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जितनी तेज़ी से वो प्रोडक्शन करेंगे उतनी तेज़ी से ही जो सेकंड लेवल पे स्पीशीज़ हैं वो उनको कंज्यूम कर पाएंगे। तो हमें जितने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिलेंगे प्राइमरी लेवल पे, उससे कम हमें मिलेंगे सेकेंडरी लेवल पे। तो किसी भी एक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी है, जितनी पॉपुलेशन है उसकी डिमांड के लिए नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? उस इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी से। तो उसमें भी कई सारी हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फिर उसके अंदर अगर बात करें तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। अब अगर हम इस प्रोडक्टिविटी को देखें तो इस प्रोडक्टिविटी में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि प्राइमरी है तो प्राइमरी को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेकेंडरी उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और टर्शरी या फिर हमारी ग्रॉस की बात करें तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी जिनको हमने अपने इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर बताया। फिर अगर हम बात करें थर्ड की तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे इकोसिस्टम में होता है तो वहाँ पर हमें से कहा जाता है जियोकेमिकल साइकिल्स, यानी कि साइकिल्स यानी कि कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल,
तो इन सब का कैसे हमारा साइकिल का मतलब कैसे वो कन्वर्ट होंगे किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलके किसी दूसरे न्यूट्रिएंट में और किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ वो टूट के कैसे उनका अपना रॉ फॉर्म वापस मिलेगा। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को हम अपने इस इकोसिस्टम के क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल थीसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। जो मैक्सिमम है वही आप दीजिए, जो डेफिनेट है उसको दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इकोसिस्टम के फंडामेंटल कंसेप्ट से जुड़ा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के पारिस्थितिकी प्रदेश के विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अगर मैं पारिस्थितिकी प्रदेशों की बात करूं, जैसे कि ट्रांस हिमालयन रीजन, जैसे कि हमारा आइलैंड रीजन, आइलैंड में जो हमारे द्वीपीय समूह वाले जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारे पास पश्चिमी घाट वाला रीजन, जैसे कि हमारा पूर्वोत्तर हिमालय वाला रीजन, जैसे कि हमारा मरुस्थलीय रीजन, दक्कन पठार वाला क्षेत्र। तो ऐसे अगर हम अपने इंडिया को डिवाइड करेंगे तो हमें ये ओवरऑल करीब 12 इकोलॉजिकल जोन्स हमें देखने को मिलेंगी। इसमें हम गंगा का प्लेन रीजन वहाँ पर अलग, यानी कि इस प्रकार से हमारे पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है। किसी किसी बुक्स में 14 टाइप के भी इको जोन्स हमारे इंडिया को दिखाए गए हैं। खैर 14 की बात तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी जाएगा और वो 14 के 14 इकोलॉजिकल जोन्स को 12 का सारा लिख देगा। तो अगर आप 12-14 पे भी लिखेंगे तो आप अगर जैसे ट्रांस हिमालयन रीजन है तो आप अगर उसके बारे में कोई बात करेंगे तो वहाँ पर इकोलॉजिकल जोन का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो उनका पूछने का होता है वो ये, वहाँ के आप स्पेशीज़ बताइए उस इकोलॉजिकल जोन में। अब जैसे कि मैं कैमल की बात करूं तो ये आपको राजस्थान के डेजर्ट रीजन में ही मिलेगा, कभी भी आप इसको नहीं कह सकते ईस्टर्न घाट पे मिलेगा। तो इकोलॉजिकल जोन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने का मतलब यही होता है कि आप वहाँ के स्पेशीज़ को बताइए। अब स्पेशीज़ में भी अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा स्पेशी इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर मैंने पारिस्थितिकी प्रदेशों की बात की तो मैंने यहाँ पर तो आपसे बहुत डिटेल में उन 12-14 को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे मैंने ट्रांस हिमालयन बताया, गंगा प्लेन रीजन बताया, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बताया, फिर हमारा डेक्कन रीजन हो गया, फिर हमारा वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन हो गया, आइलैंड्स वाला रीजन हो गया, डेक्कन प्लेट्यू रीजन हो गया। तो आप इन सारे रीजन्स के अंदर जो जो स्पेशीज़ हैं, जो स्पेशलिटी है जहाँ की, आप दो दो एक एक ही मेंशन कर दें एटलीस्ट, तो वही बहुत है। तो इतना आप कुछ करिए, और अगर आपके पास क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत स्पेस बचता हो और अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता हो तो आप डेफिनेटली उसको मैप पे ड्रॉ करें। तो जैसे आप इस इमेज में देखिए, तो जैसे कि मैप ड्रॉ किया गया है तो यहाँ पर इंडिया के जो मेजर इको जोन्स हैं उनको दिखाया गया। देखिए आप ये जो हमारा गंगा का प्लेन रीजन है, सबसे ज़्यादा फेमस है काहे के लिए, एलिगेटर्स के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए, वो आप यहाँ पे दीजिए। जैसे कि असम प्लेन वाला रीजन है तो आप यहाँ पर आप दे सकते हैं इनको। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, राइनोसेरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये वाला रीजन बस्टर्ड रीजन के लिए, कैमल्स की बात की गई है। फिर अगर हम यहाँ नीचे देखें तो अपना जो हमारा ये कोस्टल वाला रीजन है, केरल वाला, एलिफेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट तो आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उन सारी जोन्स को अगर जैसे आपने डिस्क्राइब करने में एक दो जोन रह भी गई, तो अगर कहीं पर आपके पास मैप की लोकेशन होगी तो आप डेफिनेटली उस मैप पे जल्दी उसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। अब हाईलाइट में ये भी नहीं कि आप वहाँ पर अपने कलर पेंसिल्स वगैरह लेके जा रहे हैं और उन सबको कलर करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, इतना टाइम नहीं होता है। मेनली बस ब्लू और ब्लैक पेन होगा, आप उन्हीं से ही बस डिनोट करिए यहाँ पे कि एक सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपको इतना पता है और आप अपनी जो बात बताना चाह रहे हैं वो सही है। तो ऐसे हम अपने इस टाइप के क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ द वर्ल्ड। संसार के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन बायोम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। पर यहाँ पर मुझे ये बताना है कि देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज़ यूपीएससी के 2015 में, और देखिए आप यही क्वेश्चन सेम एज इट इज़ यूपीपीएससी 2018 में पूछ लिया गया।
तो अगर हम अपने बीपीएससी, यूपीएससी और अगर हम बात करें यूपीएससी, इन 3 कमीशंस को भी अगर हम सिर्फ 4 to 5 ईयर्स और 6 ईयर्स के हम इनके कंप्लीट पेपर्स का बहुत अच्छा अगर हम प्रिपरेशन कर लें, तो मैं ये डेफिनेटली कहता हूँ कि आपका कोई भी पेपर में जो स्कोर होगा वो 60% से कम नहीं होगा। क्योंकि मैं इतना अब तक एनालिसिस करता आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लगातार, और मैं आप लोगों से भी इसी बात को डिस्कस कर रहा हूँ और मैं दिखा भी रहा हूँ कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप प्रिपेयर करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं, तो जो ओवरऑल कैंडिडेट्स हैं 60%, 55%, 70% के अराउंड में आपको मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूँ कि जिनके पास इतनी एवरेज नॉलेज होगी कि 55 to 65, 70 तक चलते हैं। लेकिन इसमें स्मार्ट वही स्टूडेंट्स हैं, वही एस्पायरेंट्स हैं जो इस 60%, 70% को वो अपने यूटिलाइज करते हैं और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। सबसे बेस्ट उनकी स्ट्रेटजी, उनकी सोच, उनकी नॉलेज, कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, कहाँ कहाँ पर कैसे पढ़ना है, कैसे हम अपना आंसर देंगे, अगर पीटी एग्ज़ाम है तो उसके लिए कैसे करेंगे, मेंस है तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था हमारा, मैंने रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में बताया कि बायोम जो होते हैं वो बड़े रीजन्स हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक और कुछ एक्सटेंसिव फीचर्स हमें सेम मिलते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा कि देखिए यूपीएससी 2015 में पूछा और यूपीपीएससी 2018 में कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो हमसे बीपीएससी 56-59 में पूछा गया। व्हाट इज मेंट बाय बायोम, डिस्कस द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एशियन मॉनसून फॉरेस्ट बायोम। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस मिला मुझे कि एशियन मॉनसून फॉरेस्ट बायोम के बारे में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो इसकी लोकेशन है वो इंडो मलेशियन रीजन है, ठीक। यानी कि जो इंडो और इंडिया वाला पार्ट, जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, उस साइड से, जैसे कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला जो इंडिया का रीजन है, जहाँ तक हमें ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, उस वाली बेल्ट से हम नीचे की तरफ देखें और मलेशिया तक हमें जो एक्सपेंशन मिलता है वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एशियन मॉनसून फॉरेस्ट बायोम, ठीक है। अब हम यहाँ पर, ये हमारे इंडिया से जुड़ा है, साथ ही साथ कुछ हम ये कह सकते हैं कि ये हमें वर्ल्ड में मिलेगा वेस्ट इंडीज़, कैरेबियन सी वाले रीजन में। फिर अगर हम देखें तो कुछ हमें ये मिलेगा ईस्टर्न अफ्रीका साइड। फिर अगर हम देखें तो कुछ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर हमें इस टाइप का एक्सपेंशन या फिर इस टाइप का फॉरेस्ट बायोम मिलता है। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप उनको जो लोकेशन और एक्सटेंट है वो ऐसा बताइए उस टाइप से जुड़े, और जो बायोम्स हैं जो अलग अलग रीजन्स में हैं तो वो लगना चाहिए कि हाँ आपको ये सारा एग्जैक्टली पता है। फिर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी प्लांट कम्युनिटी है हम उसके बारे में बताएं। क्लाइमेट कैसा है, देखिए अभी हमारे इंडिया से जुड़ा है तो आप मैक्सिमम इंडिया के क्लाइमेट को जानते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसा है, वो सारे फीचर्स आपको इस एशियन मॉनसून फॉरेस्ट बायोम में मिलेंगे। क्लाइमेट के बाद टेम्परेचर कैसा है, एवरेज ड्यूरेशन कैसी है, तो आप अपने क्वेश्चन को वर्ड के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर में क्लाइमेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर आपको इतना ना पूछा गया हो कि आप उसको अंदर 4 लाइन से ज़्यादा दें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पर डेली टेम्परेचर रेंजेस वगैरह भी बताने लग जाएं और फिर विंटर टाइमिंग का, समर टाइमिंग का, रेनफॉल का, समर रेनफॉल का, फिर लेट समर शावर्स का, उन सब के बारे में फिर आप इन्फॉर्मेशन देने लगें। तो डिमांड ऑफ टाइम और नीड, इन दोनों पे ही आप अपने मेंस को हमेशा अपने माइंड में रखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर वर्क करिए। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम आगे भी अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स को जब कंटिन्यू करेंगे तो अब देखिएगा हम बहुत सारी और ऐसी ही डिस्कशन करेंगे कि जिससे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो डेफिनेटली एक सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, वो जो कुछ मटेरियल को ऐसा सर्च कर रहे हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस को जिनको उनको ढूंढने के लिए बहुत कुछ परेशानी होती है, उन सारी चीज़ों पे हम वर्क करेंगे और उन सब के साथ जुड़कर ही हम आगे अपने इस मिशन को लेके जाएंगे, ठीक है। तो
तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2015 में। चलते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर, तो जैसे कोरल ब्लीचिंग है, हम लोग बहुत बार सुनते हैं इसको। तो जो ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी में कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है, थोड़ा बहुत ही बस इसमें चेंज देखने को मिला, अन्यथा मैक्सिमम टाइम्स में ये हमें ऐसे ही सेम देखने को मिला है। तो कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो जो हमारे प्रवाल हैं यानी कि कोरल्स हैं, ये अपने से ना एक चूने का खोल बना लेता है लाइम का, और उसमें ये रहता है। अब इसी की जो बॉडी है उसी के ऊपर एक प्रकार का जो हमारा अलगे है, ज़ूएक्ज़ैंथेलाई जिसको हम लोग नाम देते हैं, वह इसके ऊपर रहा करता है, यानी कि ये शेल्टर देता है ज़ूएक्ज़ैंथेले को। और ये जब ज़ूएक्ज़ैंथेले को अपने ऊपर शेल्टर देता है तो ये जो अलगे है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने खाने को बनाती है, और फिर धीरे धीरे ये उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। यानी कि जो अलगे है ये खाना बनाता है और ये किसको देता चला जाता है, कोरल्स को। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहा करते हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ इनके डेवलपमेंट की कंडीशंस हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये मिलते हैं तो उनकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि जो हमारे कोरल्स हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डेवलप होते हैं ये हमारे 25 डिग्री, साथ ही साथ अगर हम देखें तो 25 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक, इन दोनों के बीच में ही ये दोनों, मतलब ये ज़ूएक्ज़ैंथेले कह लें या फिर कोरल कह लें या फिर कोरल लीव्स कह लें, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो हमें यहाँ से यहाँ तक मिलता है। अब इनको क्या चाहिए, फोटिक जोन चाहिए, यानी कि इनको जिस जोन में भी रहेंगे, तो जैसे 10 मीटर 20 मीटर की अगर समुद्री गहराई है तो ये मैक्सिमम 50 मीटर की गहराई तक ही रहते हैं, वहाँ तक इनको लाइट पहुँचनी चाहिए। अब देखिए अगर सबमरीन का पॉल्यूशन हो रहा है या पेट्रोलियम वगैरह इस पानी पे गिर रहा है और जमा हो रहा है, तो होता यह है कि सनलाइट नीचे तक नहीं पहुँच पाती और कोरल लीव्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सपोज़ करें सीज़ का टेम्परेचर बढ़ने लगे, इनको एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए 25, 27, 28, तो मॉडरेट टेम्परेचर इन्हें नहीं मिलेगा तो भी ये क्या करने लगेंगे, इनकी डेथ होने लगेगी। फिर अगर हम बात करें सैलिनिटी भी इनको एक एवरेज चाहिए, 33 ppt के आसपास चाहिए। फिर अगर हम बात करें इनको सर्कुलेटिंग रिच वाटर चाहिए, यानी कि जो वाटर है वो मूव कर रहा हो बार बार, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो रहे हैं। फिर अगर हम देखें जहाँ जहाँ पर रिवर्स हैं, सीज़ को मिलती हैं जिन माउथ्स पे जाके, ये वहाँ पर बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, तो भी ये एक इनकी कंडीशन है। अब देखिए हैं क्या, मैंने वो बताया, फिर मैंने इनकी ग्रोथ की कंडीशन बताई। मैंने डायरेक्टली अगर कोरल ब्लीचिंग बता देता तो मैं अगर बाद में ये सारी चीज़ें लिखता तो डेफिनेटली जो एक ना क्यूरियोसिटी थी कि अब क्या होगा, तो जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर लिखने में आपने कोरल ब्लीचिंग ही बता दी बस, कि कोरल ब्लीचिंग एक ऐसा होता है जिसके अंदर कोरल्स क्या होते हैं, उनकी डेथ होने लगती है, कुछ ग्लोबल वार्मिंग का उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। फिर अब आप अपने आंसर को दोबारा से फिर शुरू करेंगे, तो बेटरमेंट ये है कि आप पहले कोरल्स बताइए हैं क्या, फिर उनकी मॉडरेट कंडीशंस ग्रोथ की बताइए, फिर उनके ऊपर बताइए कि उनके ऊपर लॉस कैसे पड़ जाता है, फिर यानी कि आप पॉल्यूशन का इम्पैक्ट उनको दीजिए। फिर जब पॉल्यूशन का इम्पैक्ट देंगे तो उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब उससे क्या अफेक्ट आएगा, उससे हमें ये अफेक्ट आएगा कि जो हमारा आंसर है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब मैंने आपको कंडीशंस बताई इनके ग्रोथ की। अब ग्रोथ के बाद में अब जैसे ही मैं इनकी कोरल ब्लीचिंग की बात करूं तो इन सारे ही फैक्टर्स में जो इनकी ग्रोथ के फैक्टर्स हैं, जब उसमें कमी होने लगती है तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर जो ज़ूएक्ज़ैंथेले है उसको बाहर, मतलब ये कहा जाए कि बाहर निकाल देते हैं या फिर निष्कासित कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। और जो हमारे कोरल्स हैं, इन कोरल्स को ये कहा जाएगा कि इनको खाना नहीं मिल पाता है या इनको एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो फिर ये क्या होने लग जाते हैं, इनके ऊपर जो इनका कलर है वो वाइट होने लगता है। तो जब इनका कलर वाइट होने लगता है, वैसे तो ये डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं, रेड है, पिंक है, ग्रीन है, कई टाइप के कलरफुल उसमें दिखते हैं, पर जब इनको अपना कलर नहीं मिल, अपना इनको फूड नहीं मिलता तो ये क्या होने लग जाता है, कलर चेंज कर देते हैं वाइट। तो ये एक तरीके का सिग्नल है इम्पैक्ट, जैसे कि हमने देखा था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में, तो वहाँ पर भी यही बात कही गई है कि पहले प्रकृति जब हमें सिग्नल देती है तो हमें रुकना है, सोचना है और फिर आगे जाना है। तो ये जस्ट एज लाइक दैट।
तो आप देखिए मैंने अपनी चीज़ को कहाँ से रिलेट किया, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म से। तो अगर आप स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म अपना लिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली आप अपना कोरल ब्रीचिंग वहाँ पे डेफिनेटली दे सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि आपका सब्जेक्ट के ऊपर एग्जामिनर ये देख पाएगा कि कितना कमांड है। ठीक है, तो ये हमारे एक क्वेश्चन का एक पूरा ट्रेंड, या फिर मैं ये कह सकता हूँ एक पूरा डिस्क्रिप्शन और एक मॉडल कि कैसे हम इस आंसर को दे सकते थे। तो ये था हमारा कोरल ब्लीचिंग। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। मूंगा चट्टानों की वृद्धि के लिए अपेक्षित अनुकूल स्थितियों की चर्चा कीजिए और मूंगों के विरंगीकरण के कारणों पर प्रकाश डालिए, यानी कि प्रवाल विरंजन की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये आपको पूरा बताया कि कैसे इनकी ग्रोथ होती है, इनको कहाँ कहाँ पर देखा जाता है। तो जैसे हम अगर टॉपिक्स की तरफ चलें तो आप देखें 25 डिग्री के आसपास और 25 डिग्री के आसपास, तो नॉर्थ और साउथ यहाँ तक हमें ये मिलेगा। इनको कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर इनको अराउंड 20-30 मीटर 50 मीटर तक की डेप्थ पर इनको खूब अच्छा एक फोटिक जोन मिले, एक ऐसा रीजन मिले जहाँ पर नदियाँ जो हैं फ्रेश वाटर ला के समुद्र में गिरा रही हों। उनके माउथ पे ये बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं। टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, सैलिनिटी, साथ ही साथ बात करें एक सर्कुलेटिंग रिच वाटर देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, इस कोरल की ग्रोथ में। जो ये रीजंस हैं उनसे हमें कोरल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर अगर हम बात करें कॉजेज़ ऑफ कोरल ब्लीचिंग, तो आज की डेट में जितने भी हमारे पॉल्यूशन के जो मैटर हैं हम वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए बीपीएससी ने पूछा है आपसे, तो ये भी हो सकता है 125 वर्ड्स की बात कर रहे हो या फिर आपसे 250 वर्ड्स के लिए, ये डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ही बात की गई है। तो अब जैसे कहीं कहीं पर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको देखिएगा कितने कहाँ पर कैसी वर्ड लिमिट के साथ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैं अगर आपसे बात करूँ कॉजेज़ ऑफ कोरल ब्लीचिंग, तो आप देखिए सबसे पहली बात, अगर नदियाँ पॉल्यूटेड होने लगेंगी तो फ्रेश वाटर समुद्रों तक कम पहुँचेगा। जब कम पहुँचेगा तो डेफिनेटली माउथ पे फ्रेश वाटर नहीं होगा, कोरल्स नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर हमारी नदियाँ ये कहा जाए जब पॉल्यूटेड होके पहुँचेंगी तो जो हमारा सर्कुलेशन है रिच और न्यूट्रिएंट वाटर का वो भी नहीं देखने को मिलेगा, तो उससे भी हमें अफेक्ट मिलेगा कोरल ब्लीचिंग पे। सैलिनिटी बढ़ने लग जाएगी, जैसे कि हो सकता है इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में। अब जब ज़्यादा होने लगे, रेनफॉल ना हो, वहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी, तो भी डेफिनेटली हमें जो साइकिल है वो देखने को नहीं मिलेगा और कोरल ब्लीचिंग का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनका वेस्ट नदियों में जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो भी हमारे कोरल रीफ्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा शिपमेंट्स हैं, पेट्रोलियम्स हैं, जो हमारा लाया जाता है कंटेनरों से, इससे भी पेट्रोलियम वगैरह का रिसाव होता है। अब जब पेट्रोलियम वगैरह का रिसाव होगा तो उससे क्या होती है, एक समस्या लेयर बन जाती है सीज़ के ऊपर, जिससे कि जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं जा पाती है और डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कोरल रीफ्स डेवलप नहीं हो पाते। तो ये हमारा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 से जुड़ा, जिसके अंदर हमने बताया कि क्यों कोरल ब्लीचिंग होती है और क्यों कोरल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया, डिस्कस द मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड एग्जामिन देयर एफिकेसी ऑफ द मेजर्स टेकन फॉर देयर सॉल्यूशन। भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी समस्याओं की चर्चा कीजिए तथा उनके उपाय योजनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया बीपीएससी 64 में। तो अब अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे करंट से जुड़े हैं। अब करंट से जुड़े हैं तो यहाँ पर हमें अगर करंट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स पता हैं, हम उनकी, जैसे कि जो हमारी सबसे बड़ी एक इंडिया में प्रॉब्लम है तो एयर, ठीक। अब अगर देखें तो एयर पॉल्यूशन जो है वो हमारे किसी भी एक इकोलॉजिकल जोन में बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो जो हमारे इंडिया के मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको देखें, साथ ही साथ एग्जामिन देयर एफिकेसी, यानी कि जो हमारे मेजर्स लिए गए हैं इनके सॉल्यूशन के लिए उनकी इफेक्टिवनेस को भी हमें देखना है, यानी कि एनालाइज करना है क्रिटिकली। यानी कि दोनों तरफ से हम ये देखेंगे कि जो हमने आज तक स्टेप्स लिए क्या वो सफिशिएंट हैं, अगर हैं तो ठीक है प्रूव करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर उनके बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं अगर अपनी इस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूशन, जिसको मैंने पहले बोला। एयर पॉल्यूशन के साथ में अगर मैं फिर आगे इसी को थोड़ा ब्रीफ करूं तो देखिए, जो एयर पॉल्यूशन है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए एयर जो है एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। अगर उसके कंपोनेंट में कहीं पर भी एयर में कुछ इफ़ और बट होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहाँ पर हम वेरी पुअर, मॉडरेट, एक्सट्रीम, इस कुछ बातों को हमने डिस्क्राइब किया है। 400 to 300, 300 to 200 ऐसे करके हमने एक अपना स्केल बनाया है जहाँ पर उसके इंडेक्सेस की बात की गई है। तो कई जगह पे हमने एयर पॉल्यूशन के लिए डिजिटल मीटर्स लगाए हैं जिससे कि ये पता चलता रहे कि सिटी में पॉल्यूशन का लेवल कैसे चल रहा है, ऑरेंज जोन में चल रहा है, रेड जोन में चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो ये सारे कुछ मेज़र्स लिए गए हैं, लेकिन जो मेज़र्स एयर पॉल्यूशन के लिए लिए गए हैं उनको मैं अगर अपनी बात करूं तो पर्सनली ये नहीं कह सकता कि वो सफिशिएंट है। हमें इसके ऊपर और वर्क होना चाहिए, जिस पे कि गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि BS4 से BS6 कंप्लाइंट की तरफ जाना ऑटोमोबाइल्स में। इन सब का एक ही इंटेंशन है कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, सल्फर कंटेंट को कम किया। तो ये सारी बातें हमें कहाँ बताई गई हैं, इसी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में एयर की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एयर पॉल्यूशन से जुड़ा कुछ समस्याएं और इनके मेजर्स जो यहाँ पर दिए गए। तो अब अगर मैं बात करूँ एयर पॉल्यूशन के बाद जो हमारे इकोलॉजिकल रीजन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉइज़ पॉल्यूशन की। नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए बहुत बार बहुत जगह पे नोटिफाई किया जाता है कि आप लोग नॉइज़ को ना करें, नॉइज़ पॉल्यूशन ना करें, उसको बढ़ावा ना दें, हॉन्किंग ना करें। लेकिन पब्लिक आज भी इतनी अवेयर नहीं है कि वो उन रूल्स को देख के ही फॉलो कर ले, ठीक। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये भी नॉइज़ पॉल्यूशन से जुड़ी हैं। फिर एक तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर सॉलिड वेस्ट, जो हमारा ये वेस्ट है हम इसका अच्छे से डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं। जितनी तेज़ी से कूड़ा, कई मिलियन टन कूड़ा रोज़ निकल रहा है, उस मिलियन टन कूड़े को हम अच्छे से निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत कुछ वर्क हुआ है, डोर टू डोर कलेक्शन का हुआ, गीला और सूखा कूड़ा को अलग करने की बात हुई, पर आप देखिए कितनी ऐसी पब्लिक है जो आज भी सूखे और गीले में कोई डिफरेंस नहीं जानती है, वो सिर्फ यही जानती कूड़ा है इसको डाल दो। तो अगर हम बात करें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने इस सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम में दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट के बाद अगर हमें कुछ और चीज़ें दिखती हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन, फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन डे बाय डे हमारा ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है उसके लिए कहा जा रहा है कि 2050 तक इंडिया के अंदर ह्यूज क्राइसिस आएगा वाटर का। तो आप देखिए कि हम लोग किस सिचुएशंस की तरफ मूव कर रहे हैं और कैसे हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमें उसके लिए कैसा करना चाहिए। देखिए बहुत जगह पे बताया जाता है कि पानी को बर्बाद मत कीजिए, जल ही जीवन है, बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं, गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन पब्लिक अपने एंड पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अपने एंड पर उस पर वर्क नहीं कर रही है। अगर कोई भी पब्लिक, कोई भी पर्सन किसी भी एक चीज़ को सुने और उसको अडॉप्ट करे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो पब्लिक है उसमें जो एजुकेशन का लेवल है वो इतना सफिशिएंट नहीं हो रहा है जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिले और हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो हमें अभी इसके ऊपर और ग्रास रूट लेवल पर वर्क करने की नीड है। तो वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया के लिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर लगातार फोकस कर रही है, एडवर्टीजमेंट्स भी कर रही है, कई सारे प्रोग्राम्स हैं चला रही है, कई सारे मिशंस हैं जो वो फॉलो करवा रही है।
अपने आप भी मिनिस्ट्रीज़ कई सारी पॉलिसीज़ हैं जिनको फॉलो कर रही हैं और जिनको लगातार ये कहा जाए कि पब्लिकली उनको अवेयर करा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि किसी भी इनिशिएटिव का बेस्ट इम्पैक्ट हमें तब मिलेगा जब गवर्नमेंट अपने एंड से वर्क करे और पब्लिक अपने एंड से वर्क करे। तो एफिकेसी हो रही है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक का हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब जो हमारी स्कीम्स हैं, क्योंकि किसी भी स्कीम्स को इफेक्टिव बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस पर हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, और जैसे कि हमारी कंट्री है तो वो एक ये कहा जाएगा कि एक एवरेज मिडिल इनकम ग्रुप में आती है। तो अगर हम इस टाइप की चीज़ों को देखें तो हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि जो हम ये कहें कि हमारे इंडिया के लिए उतने रिसोर्सेज से उतने फाइनेंसेस सफिशिएंट हैं जिनसे कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें पब्लिक के पार्टिसिपेशन की भी नीड है। तो हम कुछ अपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही ब्रीफ कर सकते हैं। पहले तो हम अपना एक एक पॉल्यूशन जो जो हमारे ऊपर जहाँ जहाँ इम्पैक्ट डाल रहे हैं हम उनको बताएं। उन सारे पॉल्यूशंस के बाद फिर जब हम नेक्स्टली देखें तो नेक्स्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मिशंस हैं, कुछ नए एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, पोर्टल्स हैं, जो हमारे कुछ ऐसे टैगलाइंस हैं जिनको लिया जा रहा है, बार बार अवेयरनेस दी जा रही है, कॉम्पिटिशन्स हैं, उन सब के ऊपर हम यहाँ पर बात करें। और फिर हम लास्टली जब हम कंक्लूज़न देंगे तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट से अपर से लोअर लेवल तक आने में हमें कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो साथ ही साथ कहीं पब्लिक की पार्टिसिपेशंस में भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो अपने इस क्वेश्चन को हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि जुड़ा था इकोलॉजी से और एनवायरनमेंट में, जहाँ पर हमने कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स और अपने करंट रिलेटेड इश्यूज से जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ट्रेंड्स को देखा और उनको एनालाइज किया। तो जो भी हमारा वीडियो आप देखते हैं और जिस किसी भी वीडियो को आप देखते हैं, जो भी आपको फीडबैक है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।